अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। प्रोग्राम का आगाज दहशत गर्दी की नई लहर और उसके बाद के अहम इकदामात से। गुज़िश्ता रोज 5 रोज में मुल्क में होने वाले 9 हमलों में 125 से ज़ायद अफराद के जा बहक होने के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है और जो चीज़ इन हमलों में मुत्तफिक है वो है इन हमलों में अफगानिस्तान में छुपे दहशत गर्दों का मुलव्विस होना। सिविल और फौजी हुक्काम को भी यकीन है कि चंद दिनों के दौरान शिद्दत पसंदी के वाक़यात के इजाफे के पीछे अफगानिस्तान में महफूज पनागाहों में छुपे शिद्दत पसंदों का हाथ है। और इस हवाले से अब से कुछ देर पहले अहम पेशरफ्त भी हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में अमरीकी जनरल निकोलसन को टेलीफोन किया और खदशात से आगाह किया। यानी अब शिकायत का सिलसिला सिर्फ अफगान हुकूमत तक महदूद नहीं, अब उनकी तरफ से कॉल की गई अमरीकी जर्नैल को अफगानिस्तान में। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल निकोलसन से गुफ्तगू में अफगानिस्तान से बिना किसी रुकावट पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जनरल निकोलसन को कहा कि हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में है। ISPR के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करना सरहद पार हमारी तहम्मुल की पॉलिसी का इम्तिहान है। आर्मी चीफ ने जनरल निकोलसन से कहा कि वो दहशतगर्दों को ताउन माली मुआवनत के खात्मे में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने अफगान हुक्काम को दी गई दहशतगर्दों की फहरिस्त से मुताल्लिक भी आगाह किया। और अमरीकी जनरल निकोलसन ने पाकिस्तान में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए आर्मी चीफ के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जहां आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमरीकी जनरल को पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के हवाले से आगाह किया, वहीं इसी हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सबूत भी पेश कर दिया। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13 फरवरी को लाहौर खुदकुश धमाके में मुलव्विस दहशत गर्दों का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर खुदकश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और इसे लाने वाला सहूलतकार बाजोड़ एजेंसी का है। लाहौर में 13 फरवरी को होने वाले दहशत गर्दी की इस कार्रवाई में शामिल दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक होने वाली तफ्तीश के मुताबिक इस दहशत गर्द गिरोह का मरकज़ अफ़गानिस्तान में है। दहशत गर्दों का ये नेटवर्क अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करता है। इस दहशत गर्दी की तैयारी भी अफ़गानिस्तान में की गई और इसमें हलाक होने वाले खुदकुश बमबार का ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान से है और दूसरे दहशत गर्द का ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर खुदकुश धमाके के सहूलतकार का एतराफ़ी बयान भी मीडिया के सामने पेश किया, जिसमें उसने बताया कि ये मंसूबा कहाँ बना, किसने उसे हुक्म दिया। तुम्हारा ताल्लुक किस जगह से है? बाजोड़ एजेंसी से। तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? जमातुल अहरार से। इस काम की ट्रेनिंग तुमने कहाँ से हासिल की है? ये जमातुल अहरार से अफगानिस्तान में हासिल किया है, चिकनावर से। तुम्हें ये काम करने का टारगेट किसने दिया? ये उमर खालिद परेशानी ने दिया और अहरार ने दिया, फरमान उसका नाम है। खुदकुश बमबार का नाम क्या था? नसरुल्लाह। कहाँ का रहने वाला था? ये अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। खुदकुश जैकेट कब पहुँची थी तुम्हारे पास? तकरीबन 20-25 दिन पहले पहुँचा था। और खुदकुश बमबार कैसे पहुँचा लाहौर? और उसको मैं लेने गया था पेशावर। पेशावर में किस जगह से खुदकुश बमबार को तुमने हासिल किया? हाजीकेवाड़े से, तोरखामाड़े से। पाकिस्तान में हमले और हमलों का ताल्लुक अफगानिस्तान से जुड़ा और वज़ीर आला पंजाब ने संगीन सूरत हाल इसको करार देते हुए इस मसले से निमटने के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से एक मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ये दहशत गर्दी का होना और उसको प्रमोट किया जाना एक बहुत सीरियस इशू है। लिहाजा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि इसके बारे में पूरी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, चारों सूबों को इनवाइट किया जाए और इसके बारे में एक बड़ी ठोस हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। ठोस प्लानिंग होनी चाहिए। एक और कॉन्फ्रेंस का भी मुतालबा कर रहे हैं, मगर कुछ सवालात ज़ाहिर है पैदा होते हैं जहां अफगानिस्तान से सवालात उठाए जा रहे हैं और उठाए भी जाने चाहिए। वहाँ ये सवाल भी कि अगर ये शख्स बाजोड़ से ताल्लुक़ रखते हुए इसका आना, खुदकुश बमबार को लाना, खुदकुश जैकेट को लाना, एक अरसे तक खुदकुश जैकेट इसके पास रहना
اور اس کے بعد بمبار کو اس کو ریسیو کرنا، ریسیو کرنے کے بعد اس جگہ تک پہنچانا اور پھر ایگزیکیوٹ کر دینا اور پھر وہاں سے چلے جانا، اس سب میں پاکستان کی بھی ذمہ داری تھی کہ اپنے شہریوں کو محفوظ رکھتا، اچھی انٹیلیجنس کے ذریعے، اچھے لا انفورسمنٹ کے ذریعے۔ تو جہاں دوسرے ملکوں کی ذمہ داری ہے اور ان پر دباؤ ڈال کر یقینی طور پر ان سے کارروائی بھی کرانی چاہیے اور دباؤ برقرار رکھنا چاہیے، وہاں اپنی ناکامیوں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ اس سے پہلے آج افغان مشیر قومی سلامتی امور سے ٹیلی فونک رابطے میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ جماعت الاحرار افغانستان میں موجود اپنی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے، جب افغانستان کی حکومت متعدد مطالبوں کے باوجود اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کر رہی۔ آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے حکام کو جی ایچ کیو طلب کر کے، ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی کہ سفارت خانے کے حکام کو جی ایچ کیو طلب کر کے افغانستان میں پناہ لینے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ نہیں، اس مرتبہ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں افغان سفارتی حکام کو طلب کیا گیا اور آئی ایس پی آر کے ترجمان کے مطابق میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر بتایا کہ جی ایچ کیو میں افغان سفارتی حکام کو افغانستان میں موجود 76 دہشت گردوں کی فہرست دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے یا پھر ان کو پاکستان کے حوالے کرے۔ جبکہ ایک اور پریس ریلیز میں آج آئی ایس پی آر کی جاری کی گئی پریس ریلیز میں کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ادارے حالیہ واقعات کے پیچھے نیٹ ورکس بے نقاب کرنے میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں سرحد پار سے تعاون کے روابط موجود ہیں۔ افغان بارڈر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے۔ افغانستان سے کسی کو غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں بھی خبریں آئیں کہ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے افغان پولیس حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغان صوبے ننگرہار میں شیلنگ کی گئی ہے۔ ننگرہار افغانستان کا وہ علاقہ ہے جسے داعش کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہ رپورٹ کیا گیا کہ پاکستان کی طرف سے یہاں شیلنگ کی گئی ہے۔ تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے اس خبر پر کوئی رائے نہیں دی گئی۔ دوسری جانب افغان نیوز ایجنسی خامہ پریس کے مطابق گزشتہ شب افغانستان کے صوبے کنڑ میں پاکستان کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ خبر رساں ادارے نے مقامی سیکیورٹی حکام کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان کی طرف سے جمعرات کی رات شیل فائر کیے گئے، جس کی زد میں آ کر 2 شہری مارے گئے۔ گزشتہ روز 7 دھماکے کے بعد افغانستان سے ملحقہ سرحد بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کی جا چکی ہے، چاہے پاکستان کی عسکری قیادت ہو یا پاکستان کی سویلین قیادت ہو۔ سفارتی سطح پر بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی واضح طور پر احتجاج کیا، ثبوت بھی پیش کیا اور پھر جی ایچ کیو میں سفارتی عملے کو بلا کر احتجاج بھی کیا گیا، دہشت گردوں کی فہرست بھی دے دی گئی اور سرتاج عزیز صاحب نے بھی اپنے ہم منصب سے بات کی اور کچھ دیر پہلے آرمی چیف نے جو افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ ہیں جنرل نکلسن، ان سے بھی بات کی اور انہیں بھی یہی کہا کہ کارروائی کی جائے۔ اور اب یہ اقدامات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے جڑتے ہیں۔ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مہمن اور باجوڑ ایجنسی کے دورے میں کہا تھا کہ دہشت گرد افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں میں دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں شک اور مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 15 فروری کو ہی مہمن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے پر خودکش حملے سے 3 لیویز اہلکار شہید ہو گئے تھے اور اس حملے سے متعلق آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی تھی کہ مہمن ایجنسی میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کے پاس افغانستان سے خودکش بمبار، مہمن ایجنسی میں داخلے کی انٹیلیجنس اطلاعات تھی، یعنی اس کا تعلق بھی سیدھا افغانستان سے جڑا۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ مولوی فضل اللہ افغانستان میں موجود ہے اور وہاں سے کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی افغان حکام کو آگاہ اور کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے، مگر آج آرمی چیف کا افغانستان میں امریکی فوجی کمانڈر کو فون کرنا اور تشویش سے آگاہ کرنا غیر معمولی اقدام ہے۔ دوسری جانب آج افغان حکام کی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں طلبی بھی ایک غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ اقدام ہے، کیونکہ عموماً یہ ذمہ داری ملک کا دفتر خارجہ سر انجام دیتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پیدا ہوتی اس نئی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب، جو اس وقت ہیں ہی افغانستان میں، کابل میں موجود ہیں۔ وہاں صورتحال کیا ہے؟ اس سب دباؤ کو جو پاکستان کی طرف سے ڈالا گیا ہے اس کا کوئی مثبت جواب دے گا افغانستان اور وہاں پر جو اتحادی فوجیں موجود ہیں کہ کارروائی کی جائے ان طالبان کے خلاف جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں؟ امتیاز گل صاحب بہت شکریہ، وہی موجود ہیں۔ بہت کچھ ہوا ہے
چیف منسٹر ہوں یا جی ایچ کیو کی طرف سے طلبی ہو جی ایچ کیو میں افغان سفارتی اہلکاروں کی، اور پھر ان سے پروٹیسٹ بھی کیا گیا، ان کو فہرست بھی دی گئی. پھر شہباز شریف صاحب نے بھی آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کی اور بتایا جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. آپ افغانستان میں ہیں، یہاں تو ماحول ظاہر ہے بہت گرم ہے اور افسوسناک اور سوگوار فضا ہے، تنقید ہو رہی ہے، وہاں اس وقت کیا ماحول ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے شاہ زیب، افغانستان میں جو بڑا سوال دن بھر ڈسکس ہوتا رہا ہے وہ یہی تھا کہ شاید سفارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ملک کے سفارتکار کو کسی دوسرے ملک کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں بلایا گیا احتجاج کرنے کے لیے، اور اس پہ یقیناً ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا. شاید خوش قسمتی تھی کہ جنرل صدر غنی یہاں پہ نہیں ہے، وہ کسی کانفرنس کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی باقاعدہ مراسلہ یا احتجاج یہاں سے ہمیں سننے میں نہیں آیا. لیکن عام سطح پہ ابھی ہم ایک میٹنگ سے آئے ہیں، اس میں عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ غلط ہوا اور ہم سب کو افسوس ہے انسانی جانوں کے ضیاع کا، یہاں بھی ہر روز اوسطاً 10-15 لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا افغان سفارتکاروں کے ساتھ وہ شاید اگر حکومت سیاسی حکومت کر تو زیادہ بہتر ہوتا. اور سب تو ایک ایسی صورتحال میں جب معاملہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے سخت دباؤ ہے تو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تصادم کی فضا نہ رہے بلکہ تعاون کی فضا ہو جائے، ایسی کوئی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے وہاں پر ایسا کچھ نظر آ رہا ہے جب آپ موجود ہیں وہاں؟ دیکھیے دونوں ملک ایک مستقل بیانیہ ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں اشرف غنی صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی مسلسل یہ کہتے ہیں کہ جب تک دہشت گردوں کی پناہ گاہیں جو پاکستان میں یا قبائلی علاقوں میں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، ان کے خلاف باقاعدہ فیصلہ کن آپریشن نہیں ہوگا، اس وقت تک عدم اعتماد کی فضا قائم رہے گی. پاکستان کا بلا شبہ یہ کہنا ہے، جو کافی حد تک بالکل جائز بھی ہے، کہ یہاں پہ پناہ گاہیں ہیں تحریک طالبان پاکستان کی، جنہوں نے مختلف نام اختیار کر رکھے ہیں، جماعت الاحرار بھی ہے اور داعش بھی ہے، اور وہ یہیں سے منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا آپ کا جو ٹاپ جس کو کہتے ہیں وہ ایک میزانیہ ہے. لیکن دوسری طرف جو خاص طور پہ پاکستان جیسا بڑا ملک، ایک ایٹمی قوت بھی ہے، اتنی بڑی فوج بھی ہے، زیادہ ترقی یافتہ بھی ہے، وہاں پہ جو جس نوعیت کے اقدامات کیے گئے، مثلا بارڈر بند کیا، اس پہ ظاہر ہے حکومت تو ہوگی نالا، عام لوگوں کو، تاجروں کو آپ اندازہ کریں کتنی مشکل ہوگی ایک ایسے بارڈر سے جہاں سے روزانہ 40-50 ہزار کی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو یہ جب تک جو بڑے ملک پہ ذمہ داری شاید زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے بارے میں حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھارت کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے معاملات کو حل کرنے میں، تو اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ جو نی جرک ریاکشن ہے کہ جی آپ نے ایک دم سفارتکاروں کو بلا لیا، چلے وہ تو ٹھیک ہے احتجاج ہوتا ہے، پھر آپ نے سرحد بند کر دی. اب یہ سوچیں کہ سرحد بند کرنے سے جتنے مریضوں کو، جتنے جو کاروبار کے لیے آ جا رہے ہیں لوگ، جو کاروباری حضرات ہیں، ان کا جو نقصان ہوگا وہ اتنی ہی فضا میں مزید مخاصمت پیدا ہوگی، اینٹی پاکستان مزید کہانیاں جنم لیں گی، جس کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات میں جو توقع تھی چند دن پہلے تک کہ شاید کوئی بہتری آئے، معاملات سدھر جائیں، وہ امید کم از کم فی الحال ختم ہو گئی ہے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان اقدامات کو لیا گیا، سرحد بندی ہو یا پھر جی ایچ کیو میں سفارتی عملے کی طلبی ہو، اس کو وہاں پر کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. 7 سانحہ کے حوالے سے ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیاں بھی ہوئیں اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے. آج سانحہ 7 کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں 7 میں اجلاس ہوا. مزار پر سیکیورٹی اقدامات کیسے تھے، خودکش دھماکے کی نوعیت کیا تھی، اجلاس میں دھماکے سے متعلق بریفنگ دی گئی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، گورنر سندھ محمد زبیر اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شریک تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کئی بار بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. امن اور خوشحالی کی منزل پر ہر قوم کو ظلم و بربریت کا سامنا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وقت متحد رہ کر ملک دشمن عناصر سے لڑنے کا ہے. یہ جنگ ہم اپنی اعلیٰ اقدار کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کا نام و نشان مٹا دیں. ہمیں دہشت گرد قوتوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا. یہ جنگ ختم ہوگی اور اس میں ہماری فتح ہوگی.
इजलास से पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नवाबशाह गए, अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। गुज़िश्ता रोज 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर खुदकुश हमले के नतीजे में 88 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। बहुत सारे जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत अब भी नाजुक है। 7 हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तखरीबकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब समेत मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड और कोमिंग ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दिए थे और ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किए गए। इसके अलावा कराची में भी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 18 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से ऑटोमेटिक मशीन गन और बड़ी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद हुआ और कराची के इलाके सुपर हाईवे पर दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान मुकाबले में एक खुदकश बमबार समेत 9 दहशतगर्द हलाक हुए। और SSP मलिर राव अनवार का कहना है कि दहशतगर्द रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला करना चाहते थे और हलाक दहशतगर्द शहर में बड़ी कार्रवाई की मंसूबा बंदी कर रहे थे। पेशावर के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन हुआ और कार्रवाई में 3 दहशतगर्द वहां भी मारे गए और बनू में 4 और अगज़ई एजेंसी में 2 और तकरीबकार मारे गए। लाहौर में भी बाईपास के करीब कार्रवाई के दौरान फैसलाबाद बाईपास के करीब कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द, सरगोदा में पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। कोयटा के नवाही इलाके में FC और पुलिस ने दहशतगर्दों के कंपाउंड पर छापा मारा और कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 2 अहलकार जख्मी हुए। 7 आने के बाद से अब तक पेशरफ्त पर बात करेंगे सिंध। हमारे साथ मौजूद हैं IG पुलिस सिंध एडी ख्वाजा साहब। एडी ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। अहम हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई, आप भी काफ़ी वक्त से इन मीटिंग्स का हिस्सा भी हैं। अगर जितना आप अवाम के साथ शेयर करना चाहे, ज़ाहिर है अवाम में कंसर्न पाया जाता है कि क्या फैसले हुए हैं एग्जैक्टली इन दहशतगर्दों से निमटने के लिए? देखिए, जो मीटिंग्स की बात है वो तो मैं आपको नहीं बात कर सकता आपसे, लेकिन पॉलिसी पोजीशन इज वेरी क्लियर कि जी दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़नी और उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। उसी पॉलिसी पे इंशाल्लाह ताला सब चलेंगे, पूरा पाकिस्तान चलेगा, तो हम दहशतगर्दों को इंशाल्लाह जरूर शिकस्त देंगे। आई साहब, मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूं कि कुछ मैसेजेस चल रहे हैं आवाम को, अगर आप बता सकें। आज जुम्मे के लिए भी लोगों में बड़े कंसर्न थे, शॉपिंग के हवाले से भी हम कोशिश करते हैं कि आवाम को ये पैगाम देते रहें कि जी आप ये इस किस्म की मालूमात बगैर तस्दीक के ना फैलाइए, पैनिक ना फैलाइए। अगर आप भी बताना चाहें कि कोई ऐसी इंटेलिजेंस इतलात हैं कि फला जगह खतरा, फला जगह खतरा, हालांकि हाई अलर्ट है, मगर जिस किस्म के मैसेजेस आप भी उनसे गुजरे होंगे, क्या ये दुरुस्त है जो इतलात इस वक्त गर्दिश कर रही हैं? शाजिब भाई, देखिए इस वक्त पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। आपने देखा होगा कि चारों सूबों में सॉफ्ट टारगेट्स पे हमले हो रहे हैं, लेकिन ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अपने व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस चल रहे हैं शॉपिंग मॉल्स के हवाले से, इस किस्म का कोई डायरेक्ट हमारे पास रिलायबल अलर्ट नहीं है। ये मेरे ख्याल है कि कोई ऐसी मिसगिविंग थी। साथ में ये बताएगा कि आज एक बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की गई, रेंजर्स की तरफ से भी की गई, पुलिस की तरफ से भी बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ हुई हैं। क्या समझा जाए, ये कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, ये पहले से इंटेलिजेंस मौजूद थी, ये कार्रवाई होनी ही थी, प्रोएक्टिव मामला है, या फिर लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हमला हो गया, उससे पहले कुछ हमले हो गए तो अचानक रिएक्टिव कार्रवाइयाँ हैं जो बहुत सारी हो गई हैं जिसमें दहशतगर्द मारे गए? क्या समझा जाए? अरे भाई माशाल्लाह, देखिए पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको खुश होना चाहिए शहरियों को कि वो दहशतगर्दों को इंतहाई मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, बहादुरी से जवाब दे रहे हैं। और जब कार्रवाई होती है तो भी आप खुश नहीं होते, नहीं होती तो भी खुश नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि जब फोर्सेस अच्छा काम करें तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसा मैंने तो कहा कि ज़बरदस्त कार्रवाई की है और मेरी खुशी की अहमियत नहीं है, लोग महफूज हों, इस मुल्क के लोग महफूज हों, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल और लोगों के लिए जानना कि जी ये रिएक्टिव एक एक्शन है जिसमें अचानक वाकया हुआ और जल्दी जल्दी इंटेलिजेंस गैदर हुई और कार्रवाइयाँ की गई हैं, या प्रोएक्टिव है, पहले से ये इंटेलिजेंस गैदर हो रही थी और उसके तहत कार्रवाई की है? क्योंकि पुलिस ने भी की है, अनवार साहब ने भी की है, रेंजर्स की तरफ से भी कार्रवाइयाँ की गई। देखिए, ये तो पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान बता सकते हैं क्योंकि उनके पास ही इतलात थी और इनकाउंटर हुआ और जो शाम को सोमवार का हुआ उसकी उनको इतलात थी पुलिस के हवाले से, क्योंकि वो मेरे मातहत हैं और मुझे पता है
तो ये इंटेलिजेंस पहले से इतलात नहीं होती, जैसे डेवलप होती हैं आप कार्रवाई करते हैं, उस दरमियान में मज़ाहमत होती है, तो फिर नतीजा बहरहाल कभी उनके हक में होता है, कभी हमारे हक में होता है। बहुत शुक्रिया आईजी सिंध हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि मुसलसल हमारे अवाम के और लॉ इन्फोर्समेंट के हक में हो और कार्रवाइयाँ ऐसे जारी रहें कि इन दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कमा हो। कल 7 धमाके के बाद एक अहम बात सामने आई। बताया गया कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त मज़ार में लाइट नहीं थी और हमलावर ने इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए तकरीबकारी की। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर इस लोड शेडिंग के पीछे एक अहम खबर है, वो क्या है जानते हैं 7 में मौजूद हमारे नुमाइंदे तला हाशमी से। तला, बहुत शुक्रिया। तला, ये क्या मामला है कि आने में राजा परवेज अशरफ साहब आए थे, वो वादा कर गए थे कि एक अलग से सब कुछ होगा और यहाँ पर बिजली ज़बरदस्त होगी, फिर कोई बासर रसूख लोगों ने क्या किया, किस तरह यहाँ की बिजली ले ली, किस तरह कट गई, किस तरह बिल आ गया, ये क्या तफसीलात है? शाहजेब, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुन के मैं तो चकरा गया था, यकीनी तौर पे आप भी चकराएंगे और जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं वो भी चकरा जाएंगे। जब राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म थे तो वो दरगाह 7 शरीफ आए थे लाल शहबाज कलंदर पे के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए, और यहाँ पर जब उनको बताया गया कि यहाँ पर लाइट जाती है तो उन्होंने एक फीडर मुख्तस किया था और वो फीडर मुख्तस किया गया था इस दरगाह के लिए खुसूसी तौर पर। लेकिन हुआ ये कि इस दरगाह के लिए जो फीडर मुख्तस किया गया, ज़रा ये बताते हैं कि उससे जो दीगर पावरफुल शख्सियात थी, आम शख्सियात थी, उन्होंने उससे कनेक्शंस ले लिए। जब उससे कनेक्शंस ले लिए तो उसका बिल इतना हो गया कि 3 करोड़ रुपए हो गए, और ये दरगाह के जो माली हालात हैं ये ज़ाहिर डोनेशंस पे चलते हैं, तो ये नहीं दे सके। अब उसके बाद जब ये नहीं दे सके तो वापडा ने इनकी बिजली काट दी। जब बिजली काट दी तो इस दरगाह की बिजली तो ज़रूरत थी इसकी, तो इन्होंने कुंडा लिया और इस वक्त पूरी दरगाह कुंडे पर चल रही है, और कुंडे की वजह से जो लाइट जाती है वो लाइट जाने का टाइम है 6:45 बजे। जब 6:45 बजे यहाँ पर लाइट जाती है पूरे इलाके की, तो ये दरगाह की भी लाइट चली जाती है। तो ये हुआ है कि ये स्टोरी है इसमें कि जो फीडर मुख्तस किया गया था इस दरगाह के लिए, उससे दीगर अफराद हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया और जो फैसिलिटीज़ जो दी गई थी उस फैसिलिटी से दरगाह महरूम हो गई। जो आप बता रहे हैं और आप वहीं मौजूद हैं, ये एक बड़ी अफसोस की बात है। आप उस गेट के बाहर ही हैं जहाँ पर यह वाक़या हुआ, उस हवाले से ज़रा तफसीलात बताइएगा कि मज़ीद क्या आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं, और ये जिन्होंने दरगाह के लिए भी एक अगर अलग सिस्टम था उसमें भी चोरी की और दरगाह के लिए एक 3 करोड़ का बिल बनवा दिया, तो ये बास रसूख ही लोग होंगे जिन्होंने मज़ार को कुंडे पे ट्रांसफर होने पर मजबूर किया? कौन लोग होंगे? देखिए, जो मेरी बात हुई ज़रा बताते हैं कि ये बासर अफराद हैं, इनका बिला वास्ता या बिल वास्ता ताल्लुक़ रहा है इस दरगाह से और इसी वजह से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। अब उनका जो फ़ायदा उठाना हुआ या वापडा की बिजली काटना हुई तो उस पर नुकसान उन 88 जानों का हुआ जो कि ज़ाया हो गया। मेरे अक़ब में आप वो गोल्डन गेट देख रहे होंगे जहाँ से वो खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ, बड़ी रैकी के काम किया गया है। 6:45 बजे यहाँ की लाइट जाती है, कम बेश उसी वक्त जहाँ पे वो खुदकुश हमलावर औरत के बेस में बुरका पहन के दाखिल हुआ। उसके बाद लेडी सर्चर यहाँ पे मेरी इत्तलात के मुताबिक तो मौजूद नहीं थी, लेकिन डीआईजी हैदराबाद कहते हैं कि 2 लेडी सर्चर्स मौजूद थी, वो पुलिस की नहीं थी, वो महकमा औकाफ की थी। उसके बाद वो चलता हुआ एक पैसेज से चलता हुआ बासानी अंदर गया, दरगाह के अंदर गया, किसी ने नहीं देखा। 5 से 10 मिनट लगते हैं जनरेटर ऑन होने में, और ये बहुत वक्त होता है कि वो इतना फासला तय करके अगर किसी ने कोई कार्रवाई करनी है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी है तो 5 से 10 मिनट बहुत होते हैं। वो अंदर गया, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और धमाल के वक्त होता ये है कि तमाम जो अफराद होते हैं उनकी तवज्जो उस जानिब होती है, तो वो उस सहन की जानिब तो नहीं जा सके जहाँ पे धमाल हुआ है, लेकिन दरगाह के अंदर ही उसने अपने आप को खुदकुश धमाका किया, और जो उसमें जैकेट में 9mm पिस्टल के बुलेट से और जो बॉल बेरिंग से जो नट बोल्ट थे उसने इतनी तबाही की कि 88 जाने उसमें चली गई। 300 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। अभी भी 41 ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बहुत शुक्रिया, तलाश में हमारे साथ मौजूद थे। हम दुआ गो हैं कि जो ज़ख्मी हैं वो सेहतयाब हों। अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, मगर ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करना कि जी अचानक दहशतगर्द बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं या ताकतवर हो गए हैं और लॉ इन्फोर्समेंट की नाकामी हुई है, क्या ये इम्प्रेशन दुरुस्त है? क्या वाकई हकाइक ये कहते हैं? हम आपके सामने कुछ ऐसे हकाइक रखेंगे जो इसके बरक्स बात करते हैं, वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद कौम मायूस ना हो। दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। 2008 के मुकाबले में आज के हालात में बड़ा फर्क है। एक वक्त था जब जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने थे, वहां से दहशतगर्द पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते थे और दहशतगर्दों के कदम आगे बढ़ रहे थे। अगर आपको
2008 کا ज़माना याद हो तो जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें जो तकारीर हुआ करती थी, मोहतरमा वापस आई, उनकी जो तकारीर थी उसमें सवात में रियासत की रिट ना होना, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान में रिट ना होना, ये तकारीर का हिस्सा हुआ करता था। जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने जब दौर का बिल्कुल इख्तिताम चल रहा था, दुनिया में कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। ये भी कहा गया कि तालिबान इस्लामाबाद के करीब पहुँच चुके हैं, मगर फिर रियासत ने अपनी अमलदारी दिखाई। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के दौर में सवात ऑपरेशन किया गया, सवात क्लियर कराया गया। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ही के दौर में जनूबी वज़ीरिस्तान में भरपूर ऑपरेशन किया गया और जनरल कियानी ही के दौर में कराची ऑपरेशन की बुनियाद रखी गई, जिसे बाद में जनरल राहील शरीफ ने आगे बढ़ाया। फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया गया जिसमें ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिली, मगर ये तासुर कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद मुकम्मल अमन कायम हो गया, ये बात एक हद तक दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल दुरुस्त नहीं। और ये तासुर पैदा करना कि अब अचानक ही दहशतगर्द दोबारा उतने ही ताकतवर हो गए जितने 2008 में थे, ये तासुर भी कतई तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद भी दहशतगर्दी के बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए, मगर उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने दोबारा रेजिलियंस दिखाई, इंटेलिजेंस इत्तलात पर काम की और दहशतगर्दों को रोका। बल्कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब तो शुरू ही दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुआ। 8 जून 2014 को कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद 15 जून 2014 को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया गया और इसी तरह ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद भी कार्रवाइयाँ होती रहीं, मगर कौम ने हौसला नहीं हारा। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ करते रहे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या भी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद हुआ। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू होने के कुछ ही अरसे बाद 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने मुल्क के मुस्तकबिल पर हमला किया। 120 से ज़ायद बच्चे दहशतगर्दी की जद में आकर सारी ज़िंदगी के लिए अपने वालिदैन को रोता छोड़ गए, मगर इस कार्रवाई ने कौम के हौसले पस्त नहीं किए और 2 नवंबर 2014 को पाक भारत सरहद वाघा बॉर्डर पर होने वाले खुदकुश हमले में 55 अफराद जाँ बहक हो गए। ये भी ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन के बाद हुआ। कुछ ही दिनों बाद 30 जनवरी 2015 को शिकारपुर की इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश हमले में 62 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी तरह 15 मार्च 2015 को दहशतगर्दों ने लाहौर के 2 चर्च में खुदकुश हमले किए, जिसकी जद में आकर 17 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में 13 मई 2015 को दहशतगर्दों ने आगा खानी कम्युनिटी की बस को निशाना बनाया, जिसमें 43 अफराद जाँ बहक हो गए। इसके अलावा 20 जनवरी 2016 को दहशतगर्दों के टोले ने चारसदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक हो गए। फिर मार्च 2016, जिसको दहशतगर्दी के खात्मे का साल कहा गया, इसमें लाहौर के इकबाल पार्क में होने वाले खुदकश हमले में 65 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। फिर 8 अगस्त 2016 को कोयटा में टारगेट किलिंग और खुदकश हमले में 70 अफराद जाँ बहक हो गए। कोयटा में जो हमला हुआ उसमें वकला की पूरी एक नस्ल ही ख़त्म हो गई। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद भी कार्रवाइयाँ होती रहीं, मगर कामयाबियाँ भी मिलती रहीं। तो इन वाक़यात के सोचना कि मुकम्मल अमन आ गया था और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया हो गया था, अब अमन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा क्योंकि दहशतगर्द दोबारा ताकतवर हो गए, ये दुरुस्त नहीं। कौम को हौसला नहीं हारना चाहिए। दहशतगर्द ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे रिस्पॉन्ड करते रहे हैं और मुल्क को और अवाम को महफूज बनाते रहे हैं। पाकिस्तान में अब दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं। दहशतगर्द अब सरहद पार से हमले मुनज़्ज़म कर रहे हैं। जिस तरह जनरल राहील शरीफ के सामने नए चैलेंज थे, जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने भी कुछ नए चैलेंजेस हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। बैक टू बैक हमले इनकी तरफ से किए गए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अचानक ही कोई तो 2-3 साल के वक्फे से हमले हुए हों। बदतरीन हमले ये करते रहे। यूनिवर्सिटी चारसदा की हो, लाहौर में गुलशन पार्क में हमला हो जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए, या फिर कोयटा में जो लॉयर्स की एक नस्ल ही मारी गई हमलों में, ये बहुत ज़्यादा हमले होते रहे हैं। इस वक्त की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक नई लहर है और इसके पीछे एक रीऑर्गेनाइज किस्म का ग्रोह है। तालिबान सारे रीऑर्गेनाइज हो गए। अगर आप इस इशू को प्रायोरिटी 1 नहीं रखेंगे तो आपके लिए मसाइल आएंगे। हमें यह ज़हन में रखना चाहिए कि 2 अपोजिंग कुव्वतें, एक डायनेमिक एनिमी है जो क्रॉस द बॉर्डर बैठा हुआ है, जिसको 2-3 इंटेलिजेंस एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है, और इधर आप हैं, उसको रिसोर्सेज भी बहुत मिल रहे हैं क्योंकि 2-3 ममालिक दे रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी कम हैं। फिर आप अगर अपना फोकस भी हटा दें तो वो कोई डमी तो नहीं उधर बैठा हुआ, वो अपना काम करेगा। जब देखेगा कि आप ढीले हैं तो उनका काम आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये किया है कि एक वक्त में अपने तमाम लोगों को पूरे मुल्क में फैला के
اور پھر کارروائی شروع کی، جس سے آپ کو میسج یہ دیا کہ ہم نہ صرف موجود ہیں بلکہ ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ اور سب مگر ساتھ میں ظاہر ضرب ضبط کی وجہ سے زبردست امن آیا، ریاست کی عملداری آئی نارتھ وزیرستان میں، جس کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا تھا کہ وہیں سے یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں، مگر ٹاپ لیڈرشپ نہیں ماری گئی تھی، اور ہمیشہ یہ ایک کنسرن رہتا تھا ہر واقعے کے بعد، چاہے 4 یونیورسٹی پر حملہ ہو، لاہور میں حملہ ہو، کوئٹہ میں ہو، کہ جی یہ ٹاپ لیڈرشپ ابھی بھی ہے، یہ کہیں ری آرگنائز ہو کے واپس حملے نہ کرے جس طریقے سے انہوں نے افغانستان میں کیا امریکہ کی حملے کے بعد۔ تو اب جب ٹاپ لیڈرشپ نہیں ماری گئی، دوبارہ آرگنائز ہو رہی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کیا حل ہے پاکستان کے پاس، کیا کریں؟ دیکھیے اس میں سولوشن تو پولیٹیکل ہے، اور وہ پولیٹیکل یہی ہے کہ ہماری حکومت کو کھڑے ہو کے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ یہ باتیں طے کرنی ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں انہوں نے ڈیفینسو پہ ڈال دیا، اور ہماری طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، ہمارے اوپر حقانیوں کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ حقانیوں کی سیف ہیونز آپ کے پاس ہیں۔ کبھی اس ملک میں کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ امریکنوں کو یہ بتا سکے کہ اگر افغانستان میں 17 ٹیررسٹ آرگنائزیشن سروائیو کرتی ہیں، ملا فضل اللہ اپنے 3-4 ہزار فائٹرز اور دہشت گردوں کے ساتھ وہاں موجود ہے، اس کو سیف ہیونز موجود ہیں، وہاں افغان طالبان کے لیے سیف ہیونز موجود ہیں، تو صرف حقانی ہیں جن کے لیے ان کو پاکستان میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ازبیکوں کی وہ جو ازبیک موومنٹ آف اسلامک موومنٹ ہے، ان کے بھی لوگ ہیں، اور ایسٹرن ترکستان والے دہشت گرد گروپ وہاں پہ موجود ہیں، ہر طرح کا گروپ وہاں پہ ہے، اس کو سیف ہیونز ہیں، صرف ایک حقانیوں کو نہیں، اس لیے کہ آپ کبھی جواب دیں، آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ امیر شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ ٹاپ ترجیح کے طور پر اس وقت دہشت گردی سے نمٹنا ہوگا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردی کے بدترین واقعے کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت نے اتفاق رائے سے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا، اور اس کے نتیجے میں غیر معمولی اقدامات اٹھائے گئے۔ 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، نیشنل ایکشن پلان کی کارکردگی پر سوال اٹھتے رہے ہیں، کچھ نکات ایسے بھی ہیں جن پر عمل نہیں ہوا۔ ہم آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار بھی رکھتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے 26 مہینے کے دوران ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف کارروائیوں میں 5611 دہشت گرد گرفتار کیے اور 1865 دہشت گرد مارے گئے۔ 1865 دہشت گرد مارے گئے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بعد 5 دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی گئی۔ اس کے علاوہ کلعدم تنظیموں کے 8309 سرگرم کارکنوں کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا، انہیں مشتبہ قرار دیا گیا، جبکہ 2052 مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے سامنے آنے کے بعد 11 فوجی عدالتیں قائم کی گئیں، جہاں 190 کیسز ٹرانسفر کیے گئے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بعد سے اب تک 414 افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت نفرت انگیز مواد نشر کرنے، چھاپنے اور آگے پھیلانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا اعلان کیا گیا، اور ان 26 ماہ میں لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر 16,000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 16,709 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی طرح نفرت انگیز تقاریر کرنے پر 1,335 مقدمات درج کر کے 2,465 افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا گیا، اور اس میں مزید کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیٹ سپیچ کے خلاف، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف مزید کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ان 26 ماہ میں نفرت انگیز تقاریر اور لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کرنے پر 70 دکانیں سیل کی گئیں۔ نیشنل ایکشن پلان سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں خصوصی فورسز قائم کی گئیں۔ پورے ملک میں 6038 افراد پر اسپیشل ٹیررزم فورس بنائی گئیں، اور ان فورسز نے بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں 681 مقدمات درج کر کے 931 ملزمان کو گرفتار کیا، جبکہ منی لانڈرنگ کے 283 مقدمات بھی درج کیے گئے اور 88 کروڑ سے زائد رقم ضبط بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ 148 کیسز فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے قانون کے تحت فائل کیے گئے، 14 کیسز بند کر دیے گئے اور 102 اب بھی زیر سماعت ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کی معاونت کے شعبے میں پورے ملک میں 2327 مدارس بند کیے گئے، اور ان میں سب سے بڑی تعداد سندھ کی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ کچھ ہوا نہیں، پاکستان میں دہشت گرد ایک دفعہ پھر بہت مضبوط ہو گئے اور یہ تو وہی صورتحال ہو گئی جو 2008 میں ہوا کرتی تھی، ایسا درست نہیں۔ پاکستان میں ریاست کی عملداری ریاست کے حصے پر موجود ہے، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، سوات،
जो 2008 में नहीं थी। कार्रवाइयां और करने की जरूरत है, इंटेलिजेंस और मजबूत करने की जरूरत है। नुमाइंदा खसूसी जाहिद गिशकोरी से और जानते हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। जाहिद, बहुत शुक्रिया, कुछ इदाद शुमार हमने रखे अवाम के सामने। एक्शन प्लान के बाद जो कार्रवाइयां हुई हैं, मजीद इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। शाहजेब, मज़ीद इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डेटा अभी तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने सूबों से हासिल किया है, उसमें सबसे अहम बात कराची के हवाले से है। कराची में हमें ये बताया जाता है कि 1506 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें जो क्रेडिबल सोर्सेज से हमें ये भी पता चला है कि इन दहशतगर्दों का जो कन्विक्शन रेशियो है वो 0 है, जबकि उसमें 1009 दहशतगर्द जो जेट ब्लैक टेररिस्ट थे वो वहाँ मारे गए हैं कराची में। इसके अलावा पूरे सिंध में 298 गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से जो डेटा हमारे पास हासिल है, ऑफिशियल डेटा है ये, उसमें हमें ये बताया जाता है कि 1312 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए नेशनल एक्शन प्लान के तहत। उसमें सबसे अहम बात यह है कि उनका जो कन्विक्शन रेशियो है वो सिर्फ 8% है, जबकि पंजाब से हमें ये पता चला है कि 769 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, उनका कन्विक्शन रेशियो 16 है। शाहजेब, इसके अलावा मैं एक अहम बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब तक जो 327 मदारिस बंद किए गए हैं नेशनल एक्शन प्लान में, जो अभी आप रिपोर्ट बता रहे हैं, जो हमने लेटेस्ट रिपोर्ट हासिल की है नेक्टा से, उसमें बलोचिस्तान में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 50% मदारिस अभी उनका जियो टैगिंग नहीं किया जा सका है। इसके अलावा KPK में भी मदारिस पर यह काम नहीं हो सका। और मज़ीद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान में जो मिलिट्री को केसेस भेजे गए हैं 190 केसेस हैं, जो कि सिर्फ 3% बनते हैं। ओवरऑल कुल मिला के 5611 दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं। तो ये ओवरऑल ताज़ा तरीन फिगर। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से बता रहे थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, उसी के साथ कुछ और भी काम करने की ज़रूरत है। 7 पर हमले में बहुत कुछ एक्सपोज हुआ है, जहाँ हम आपको ये बता रहे थे कि जो दरगाह है, जो मज़ार है, उसी का 3 करोड़ रुपए का बिल इसलिए बन गया कि उनकी जो ग्रिड थी उसको किसी दूसरे असर वसूख रखने वाले लोगों ने इस्तेमाल कर लिया और मज़ार की बिजली कट गई। वो कुंडे पर चल रहा था, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त दहशतगर्द ने वही मौका चुना जब कुंडे पर चलने वाले पूरे शहर में बिजली की लोड शेडिंग होती है, और वहाँ लोड शेडिंग थी इसलिए उसे नहीं रोका गया। पता चलता है कि एक बाजार की बिजली भी चोरी हो रही थी और उसकी भी बिजली काट दी गई थी और उसे कुंडे पर शिफ्ट होना पड़ा। और मसला है, वो क्या मसला है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक। क्या कुछ ऐसा है जिसमें गवर्नेंस की बात की जाए और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जहाँ दहशतगर्दी पर क्रैकडाउन की ज़रूरत है। 7 के हमले ने बहुत कुछ एक्सपोज किया है, जहां दरगाह की अपनी बिजली को चोरी कर लिया गया था, उसकी बिजली कट गई, 3 करोड़ का बिल बन गया और वो कुंडे पर चल रहे थे और लोड शेडिंग के वक्त हमला हो गया। उसी के साथ जो दास्तानें हैं कि इतने ऐसे शहर में जिसको दूसरी दफ़ा वज़ीर आला मिला है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, एम्बुलेंस नहीं थी, लाशें ज़मीनों पर पड़ी थीं, जिसकी वजह से हलाकतें और ज़्यादा हो गई, ज़ख्म और ख़राब हो गए। और 8 साल तक इस सूबे के वज़ीर आला रहने वाले कायम अली शाह जब पहुँचे 7, तो उन्हें लोगों ने क्या कहा, जरा सुनो। मेरी एक बच्ची है रात को जो फौत हुई है, मेरे 4 घर के अफराद जो कि शहीद हो चुके हैं इस मस्कलंदर की नगरी में। मेरी बच्ची थी एक, जिनको मैं 7 शरीफ लेके गया और उन पर कोई भी ध्यान नहीं था। मेरे को सिर्फ बाहर निकाला गया, 2 टाँके लगा दिए गए, बाहर ट्रीटमेंट किया गया, बोला इसको ले जाओ इधर, और वहाँ पे डॉक्टर है। वहाँ पे 15 मिनट मेरी बच्ची तड़पती रही 7 शरीफ में। वहाँ पे किसी को एहसास नहीं आया कि किसी को डॉक्टर को भेजे, और ये हाल है मेरा, तो मेरी बच्ची का क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देर से इसलिए पहुँचे कि वहाँ पे हमारे को कोई सहूलत नहीं मिली, और इसके अलावा कि हम लोग जहाँ पे गए थे नवाबशाह में, उधर हम लोग अपनी बेटी को ले गए थे 7 शरीफ से, और 7 शरीफ से हम लोग जो लेके गए थे तो उनके पास कोई ऐसी परसेंट नहीं थी, कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे कि हमारी बच्ची को कोई सहूलत दे सके। आपने देखा ये हाल हुआ लोगों का जब 7 में हमले के बाद और वहाँ पर ट्रीटमेंट ना मिलने के बाद वो सिविल अस्पताल आए, कायम अली शाह साहब वहाँ आए तो वो उन्हें अपनी दास्तान सुना रहे थे। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 8 बरस से ज़ायद सिंध में हुकूमत कर रही है, मगर ना सड़कें बना सकी, ना अस्पताल, अगर अस्पताल मौजूद है तो डॉक्टर नहीं, अमला नहीं, इलाज मुआलजे की सहूलत तक नहीं। 7 में इमरजेंसी अस्पताल इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ रोज़ाना मुल्क भर से सैकड़ों लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। जुमेरात के दिन जब हमला हुआ हज़ारों लोग होते हैं
उर्स में लाखों लोग होते हैं। दहशतगर्दी ना भी हो तो भी यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ अस्पताल तो मौजूद हो, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, मगर ना डॉक्टर है ना सहूलतें। तालुका अस्पताल 7 के MS मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने एतराफ़ किया कि अस्पताल में 95 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, मगर सिर्फ 10 डॉक्टर्स दस्तयाब है और सर्जन सिर्फ एक ही है। ये हकीकत है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज ऑल ओवर द सिंध है और हमारे यहाँ 7 शरीफ में ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, डॉक्टरों की बहुत कमी है। 90 से ज़्यादा मेरे पास सेंक्शन है डिफरेंट कैडर्स के। जो वर्किंग के स्ट्रेंथ है, जो मेरे पास पोस्टेड है, सिर्फ 10 डॉक्टर्स, एक सर्जन है, सिर्फ एक सर्जन है, वो भी यूरो सर्जन है, यूरोलॉजी के सर्जन है, जनरल सर्जन नहीं है। इसके अलावा अस्पताल में एम्बुलेंस और मुर्दा खाने का हाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है 7 में मौजूद अस्पताल का हाल, जहां हर साल लाखों ज़ायरीन पाकिस्तान भर से आते हैं। अहम बात यह भी है कि 7 सिंध के मौजूदा वज़ीर आला मुराद अली शाह का आबाई हल्का है। मज़ार से कुछ ही दूर मुराद अली शाह का आबाई गाँव है, जबकि उनके वालिद अब्दुल्ला शाह भी 1993 से 1996 तक सिंध के वज़ीर आला रहे, मगर इलाज मुआलजे की सहूलत ना दे सके। ये सूरत हाल कई बरस से सिंध में बरसर इक़्तिदार जमात पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पर सवाल उठा रही है। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को 15 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान खुद शदीद दहशतगर्दी का शिकार है। इस दौरान सिर्फ जमहूरी हुकूमत बरसर इक़्तिदार नहीं रही, बल्कि साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ दौर भी था और उनके ज़ेर निगरानी हुकूमत का दौर भी, लेकिन इस दौरान भी इन इलाकों पर किसी की नज़र ना पड़ी। अच्छी प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।